गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे शक्ति संतुलन में आगे। शक्ति संतुलन जो है अवधारणा, उसका मूल्यांकन हम करेंगे आज बच्चों। हमने शक्ति संतुलन का अर्थ पढ़ा, उसकी विशेषताएं पढ़ी, शक्ति संतुलन स्थापित करने के साधन पढ़े। आज हम शक्ति संतुलन का एक मूल्यांकन करेंगे, जिसमें हम यह देखेंगे कि विद्वानों ने इस बात पर जो है वह चर्चा की है कि शक्ति संतुलन के क्या लाभ हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं, या फिर क्या शक्ति संतुलन का सिद्धांत पुराना पड़ गया है, या शक्ति संतुलन के सिद्धांत की वर्तमान परिस्थितियों में क्या कोई प्रासंगिकता रह गई है, या शक्ति संतुलन का सिद्धांत पुराना पड़ गया है। वर्तमान विश्व राजनीति की परिस्थितियों को देखते हुए क्या शक्ति संतुलन का सिद्धांत आज भी महत्वपूर्ण है। तो इस बारे में हम थोड़ा संक्षिप्त में पढ़ेंगे। तो शक्ति संतुलन का उद्देश्य विद्वानों ने हालांकि शांति और सुरक्षा को विश्व में कायम रखना बताया है। शक्ति संतुलन के कारण विश्व में शांति और सुरक्षा बनी रहती है, ऐसा विद्वानों का मानना है कि यह छोटे राज्यों की स्वतंत्रता की रक्षा का एक साधन है और यह अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण करता है। तो इस प्रकार का उद्देश्य और अंतर्राष्ट्रीय कानून को, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के अस्तित्व को बनाए रखने में भी शक्ति संतुलन मदद करता है। तो इस प्रकार का ये लाभ विद्वानों ने बताए हैं कि छोटे राष्ट्रों की स्वाधीनता की सुरक्षा करता है शक्ति संतुलन। तो शक्ति संतुलन से छोटे राष्ट्र की स्वतंत्रता बनी रहती है, क्योंकि यदि सभी राष्ट्र समान रूप से शक्तिशाली होंगे तो कोई भी राष्ट्र अपनी शक्ति को प्रबल करने का प्रयास नहीं करेगा। तो इस शक्ति के समान वितरण से छोटे राष्ट्र सुरक्षित रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति का पोषण भी होता है। शक्ति संतुलन की मान्यता वाले जो समर्थक है वो यह भी कहते हैं कि इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति बनी रहती है। जब विभिन्न राष्ट्रों में शक्ति का समान यदि वितरण है तो कोई भी राष्ट्र आक्रमणकारी बनने का साहस नहीं कर सकता। तो इसलिए शक्ति संतुलन कायम रखने के लिए आक्रमण को जो रोकने का प्रयास है वो निस्संदेह विश्व में शांति बनाए रखने में मदद करता है। तो लेकिन अगर हम विवेचन करें इन दोनों लाभ जो बताए हैं विद्वानों ने, वह ये है कि आलोचक यह कहते हैं कि शक्ति संतुलन जो है वो छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं करता है। आलोचकों का कहना है कि शक्ति संतुलन के नाम पर जो बड़े राष्ट्र है वो अपनी गुटबंदियाँ बना लेते हैं और छोटे राष्ट्रों का शोषण करते हैं। छोटे राष्ट्रों को उसका शिकार बनाते हैं। तो शक्ति संतुलन से जो जोड़ तोड़ की राजनीति जो मुख्य होती है, जो शक्ति संतुलन में एक जोड़ तोड़ की राजनीति जो मुख्य होती है, जिसमें बड़े राष्ट्र खिलाड़ी होते हैं, वो छोटे राष्ट्रों को अपने इशारों पर नचाते हैं। इसलिए छोटे राष्ट्रों की स्वतंत्रता इसमें सुरक्षित नहीं रहती है। तो शक्ति संतुलन के नाम पर जो गुटबंदियां हैं वो छोटे राज्यों को नियंत्रित करती रहती है। शक्ति संतुलन का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह है कि यथार्थ में शक्ति संतुलन के विचार से यही बात सिद्ध होती है कि शांति की अपेक्षा जो शक्ति संतुलन वाले राष्ट्र है वो अपनी शक्ति को, अपने स्वार्थों को, अपने राष्ट्रीय हितों को महत्वपूर्ण मानते हैं। और इस बात पर कि राज्यों के संतुलन कायम रखने के लिए या शक्ति संतुलन कायम रखने के लिए राज्य युद्ध का भी सहारा लेते हैं। तो इसलिए शक्ति संतुलन को हम देखें कि भूतकाल में इसको शांति बनाए रखने के एक साधन के रूप में माना गया है। जैसे 19वीं शताब्दी में हम देखें तो यूरोप में जो युद्ध हुए उसमें शक्ति संतुलन ने कई बार उन युद्धों को सीमित किया और शांति बनाए रखने में मददगार सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार अगर हम देखें कि शक्ति संतुलन की धारणा जो है वह हालांकि विद्वानों ने इस बात का समर्थन किया कि शक्ति संतुलन युद्ध को रोकने में कामयाब रहा, लेकिन ऐसा नहीं था। इसमें शक्ति की जो प्रचुरता है किसी एक देश की, उसने युद्धों को रोकने में जो है सहयोग किया। और शक्ति संतुलन का तीसरा लाभ विद्वानों ने बताया है अंतर्राष्ट्रीय कानून के अस्तित्व को कायम रखना। तो शक्ति संतुलन का एक लाभ यह है कि शक्ति संतुलन के कारण अंतर्राष्ट्रीय कानून का अस्तित्व बना रहता है। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून के पालन के लिए भी शक्ति संतुलन को विद्वानों ने अनिवार्य बताया है कि राष्ट्रों के बीच में शक्ति संतुलन होगा तभी अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का राष्ट्र पालन करेंगे। तो इस प्रकार लेकिन कुछ विचारकों का यह मानना है वर्तमान में कि अंतर्राष्ट्रीय कानून उसके क्रियान्वयन में शक्ति संतुलन
पर आधारित नहीं होकर वो अधिक से अधिक विश्व लोक मत पर, अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की सक्रियता और सामूहिक सुरक्षा पर निर्भर होता है। तो इस प्रकार हमने शक्ति संतुलन के कुछ लाभ पढ़े हैं। तो अब विद्वान इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या शक्ति संतुलन का सिद्धांत वर्तमान संदर्भ में पुराना पड़ गया है या फिर क्या शक्ति संतुलन के सिद्धांत की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं बच्चों कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत और उसका व्यवहारिक जो प्रयोग है, यानी कि शक्ति संतुलन की अवधारणा और उसके व्यवहारिक प्रयोग में कई बार हमें अंतर्विरोध देखा गया है या अंतर्विरोध पाया है हमने। तो अब प्रश्न ये उठता है कि क्या आज के समय में ये सिद्धांत प्रासंगिक है या नहीं है। कुछ विद्वानों का तो विचार है कि वर्तमान में शक्ति संतुलन के लिए आवश्यक दशाएं या परिस्थितियां नहीं है, अतः शक्ति संतुलन का सिद्धांत वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, क्योंकि उस समय लागू होता था जब शक्ति के एक केंद्र था या फिर शक्ति के 2 केंद्र हुआ करते थे, तो उस समय सिद्धांत प्रासंगिक था, लेकिन वर्तमान में यह प्रासंगिक नहीं है। कुछ विचारक शक्ति संतुलन को आज भी सार्थक मानते हैं। उन विचारकों का यह कहना है कि शक्ति पर आधारित जो वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है उसमें शक्ति संतुलन का सिद्धांत एक अनिवार्य सिद्धांत है। ऐसा कि मार्गेंथो ने कहा है कि शक्ति संतुलन से बनाए रखने का उद्देश्य देकर चलने वाली जो नीतियां हैं वो केवल अपरिहार्य नहीं है, बल्कि संप्रभुता संपन्न राष्ट्रों के समाज के अपेक्षित स्थायित्व वाले तत्व भी है। तो यहाँ पर कुछ विद्वान उसको स्थायी मानते हैं अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत जो है किस प्रकार वर्तमान संदर्भ में मान्य है। मार्गेंथो के अनुसार शक्ति संतुलन का सिद्धांत तो वर्तमान परिस्थितियों पर लागू होता है, लेकिन आज की बदलती हुई परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से काम नहीं करने देती है। तो इस प्रकार शक्ति संतुलन के लिए विद्वानों का यह मानना है कि वर्तमान जो विश्व राजनीति की परिस्थितियां हैं वह अनुकूल नहीं है या उपयुक्त परिस्थितियां नहीं हैं जिसमें कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत काम कर सके। तो वो परिस्थितियां निम्नलिखित है। शक्ति संतुलन का सिद्धांत उस समय चलता था जब यूरोप में समान शक्ति वाले अनेक राज्य होते थे, लेकिन बाद में जब यूरोप का शक्ति संतुलन बदल गया तो राष्ट्रों के बीच शक्ति संतुलन बनाए रखने के लिए कई ऐसी विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमने देखा कि द्विध्रुवीय विश्व की स्थापना हुई जिसमें शक्ति संतुलन लागू नहीं हो पाया। विश्व के जो बड़ी महाशक्तियां थी वह एक ने गुट से संबंधित थी और कोई ऐसा शक्तिशाली राष्ट्र नहीं था जो उस शक्ति संतुलन को बराबर कर दे। तो इस प्रकार शक्ति संतुलन 2 महाशक्तियों या द्विध्रुवीय विश्व में काम नहीं कर पाया। परमाणु हथियारों के युग में भी शक्ति संतुलन की जो परंपरागत मान्यता है वो ख़त्म हो गई है। आधुनिक जो युद्ध है वो परमाणु हथियारों के बल पर लड़ा जाने वाला है, जिसमें शक्ति संतुलन या 2 राष्ट्रों के शक्ति संतुलन ठीक करने के लिए कोई भी युद्ध को या विश्वव्यापी संघर्ष को आमंत्रित नहीं करना चाहता। फिर राष्ट्रवाद और वैचारिक आधारों के बढ़ते हुए महत्व के कारण भी आज शक्ति संतुलन के सिद्धांत का काम करना कठिन हो गया है। आज वैचारिक विचारधारा के महत्व ने जो राष्ट्र की सीमाओं को शिथिल बना दिया है, उसमें राष्ट्र की विदेश नीतियों पर विचारधाराओं का प्रभाव ज़्यादा पड़ने लगा है, जिसने शक्ति संतुलन के महत्व को कम कर दिया है। आज राष्ट्रों की शक्तियों में अंतर भी बहुत बढ़ रहा है। हालांकि विश्व में आज शक्ति के बहुत सारे केंद्र हैं, लेकिन उन केंद्रों में शक्ति का वह स्तर नहीं है जो कि शक्ति संतुलन के सिद्धांत के लिए ज़रूरी है। आज महाशक्तियाँ बहुत अधिक शक्तिशाली है, जबकि छोटे राष्ट्र बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसमें शक्ति संतुलन का सिद्धांत काम नहीं कर पा रहा है। सामूहिक सुरक्षा आज अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था के बढ़ते हुए महत्व और प्रभाव ने भी शक्ति संतुलन के महत्व और प्रभाव को कम कर दिया है। तो इस प्रकार हम देखें कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत क्या पुराना पड़ गया है। तो ये परिस्थितियाँ हमें बताती है कि शक्ति संतुलन का जो सिद्धांत है वो किस प्रकार विश्व में काम करता है। तो शक्ति संतुलन जो है उसका मूल्यांकन विद्वान करते हैं कि शक्ति संतुलन के लिए हालांकि विश्व में परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं है, लेकिन शक्ति संतुलन के सिद्धांत के सफल काम करने के लिए कुछ शर्तें आवश्यक होती है। जैसे शक्ति को थोड़े से स्थानों पर केंद्रित होकर व्यापक रूप से अगर बड़े राज्यों में
विभाजित होनी चाहिए। नीतियों का नियंत्रण लोगों के द्वारा होना चाहिए जो जो किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल में चतुर खिलाड़ी हो, जो किसी विचारधारा से बंधे हुए नहीं हो। शक्ति के तत्व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शक्ति का तत्व स्थायी होना चाहिए ताकि उसका सही अनुमान लगाया जा सके और उसके आधार पर भविष्य में जो है राष्ट्रों के बीच संबंध स्थापित हो। और युद्ध पर होने वाला खर्च जो है इस प्रकार हो कि राज्य इस प्रकार हो कि राज्य युद्ध का आश्रय नहीं ले पाए। यथापूर्ण स्थिति की जो व्यवस्था है वो उस तरह की व्यवस्थाएं स्थापित होनी चाहिए और एक संतुलनकर्ता होना चाहिए राज्यों के बीच में। तो इस प्रकार आज शक्ति केवल थोड़े से स्थानों पर केंद्रित है। नीति निर्माता अपनी विचारधाराओं से बंधे हुए शक्ति तत्व आज पहले की तरह नहीं रहा है। दिन प्रतिदिन जो युद्ध का काम है वह कठिन होता जा रहा है। राष्ट्र जो है नई व्यवस्थाएं स्थापित कर रहे हैं, व्यवस्थाओं में बहुत परिवर्तन आ रहा है। आज कोई बड़ा संतुलन करता नहीं रहा है। तो आज अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भी परिस्थितियां नहीं हैं जिसमें कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत काम कर पाए। तो इसलिए विद्वानों का कहना है क्या सिद्धांत कुछ विद्वान मानते हैं कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत आज बिल्कुल अर्थहीन हो गया है। यह किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समस्या का समाधान नहीं करता, नई न्याय की स्थापना करता है, नई अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का विश्लेषण कर सकता है, नई राष्ट्रों के संबंधों का निर्धारण कर सकता है। तो इस प्रकार शक्ति संतुलन की विद्वानों ने इसी आधार पर कुछ आलोचना की है जिसमें कि प्रमुख निम्नलिखित है कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत राज्यों को शक्ति संचय के लिए, शक्ति को बढ़ाने के लिए प्रेरित करता है जो कि अंततः राज्यों में युद्ध का कारण बनता है। शक्ति संतुलन की व्यवस्था से राज्यों में एक भय का माहौल बना रहता है, खासकर जो छोटे राज्य हैं वो इससे भयभीत रहते हैं। शक्ति संतुलन शक्ति का आदर्श वितरण नहीं होता क्योंकि इसमें एक शक्ति का जो केंद्र होता है वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है, इसलिए शक्ति की कोई समान या साम्य अवस्था नहीं होती है। सबसे बड़ा इसका जो गुण है वो है शक्ति संतुलन विश्व में युद्धों का कारण बनता है, राष्ट्रों में युद्ध को प्रेरित करता है और संघर्ष को बढ़ावा देता है। शक्ति संतुलन जो है वह शांति के संरक्षण का आधार होता है, लेकिन इससे शक्ति का असंतुलन स्थापित हो जाता है। शक्ति संतुलन का विचार एक यांत्रिक रूप में है, एक टेक्निकल रूप में है जिसमें किसी भी प्रकार की व्यवहारिक स्थितियाँ नहीं होती है। तो इस प्रकार हम देखें कि शक्ति संतुलन का सिद्धांत विद्वानों के अनुसार अब उसमें जो बुराइयां हैं वह उसको देखते हुए हमें उसे अस्वीकार करना चाहिए क्योंकि इसमें इतना विरोधाभास है कि ये वर्तमान परिस्थितियों में लागू नहीं हो सकता। उसको विद्वान अवास्तविक और अपर्याप्त कहते हैं, लेकिन फिर भी अगर वर्तमान परिस्थितियों में हम देखें तो उपरोक्त कमियों के बावजूद भी शक्ति संतुलन का सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। आज हम कह सकते हैं कि अमेरिका सोवियत संघ के बीच शक्ति के जो नए जो केंद्र बने और साथ ही संतुलनकर्ता के अभाव विभिन्न संतुलनकर्ता के अभाव में आज ये सिद्धांत हालांकि पुराना अवश्य पड़ गया है, लेकिन शक्ति के कुछ नए केंद्र भी उत्पन्न हुए हैं विश्व राजनीति में, तो उसमें शक्ति संतुलन का प्रभाव और बढ़ सकता है। तो जब तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्रीय राज्य है, संप्रभु राज्य है, तब तक शक्ति संतुलन का सिद्धांत का अस्तित्व राज्यों के बीच बना रहेगा, चाहे उसमें कितनी भी कमियां हो, क्योंकि राज्यों के बीच में जो शक्ति तत्व है वो महत्वपूर्ण है और शक्ति संतुलन जो है वो मानव स्वभाव और विश्व राजनीति की एक पूर्णता का द्योतक माना जाता है। धन्यवाद।